हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी को बरकरार रखिए और उसी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो बात करेंगे वो डे 8 होगा और डे 8 में यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि देखिए अगर आप कॉमर्स कम्युनिटी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसको हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस क्या होता है? क्या एक स्टेटमेंट होता है? इज अ स्टेटमेंट, इज अ समरी, इज एन अकाउंट और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखिए ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, तो ऑप्शन आपका एक सही होगा। अब इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है उसको देख रहे थे। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी। देखिए स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से होता है। कैसा होता है ट्रायल बैलेंस? इस तरह से बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ये होता है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है ये आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए बनाया जाता है। मतलब मैथमेटिकल आपकी कोई अंक गणितीय कोई अशुद्धि तो नहीं है। इसमें पर्टिकुलर होता है, इसमें आपका एलएफ होता है और इसमें अमाउंट होता है और यहाँ भी अमाउंट होता है। एक अमाउंट डेबिट होता है, दूसरा आपका क्रेडिट होता है। देखिए ये डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब अंक गणितीय कोई भी अशुद्धि आपके खातों में नहीं है। ये इस चीज को चेक करता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। आपका आंसर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस इट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली इन। अगर ट्रायल बैलेंस आपका बना हुआ है और ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में यहाँ दिया हुआ है स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? भी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और कहाँ पर? इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। और जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो आप इसको कहाँ पर शो करेंगे? जब आप क्या बनाएंगे अपने जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, या मोर देन वन ऑफ द अबव, ऊपर में एक से ज्यादा आंसर होंगे, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बैलेंस शीट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट को मिलान को प्रभावित नहीं करती है? अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस गलती होने के बाद भी दोनों साइड इसकी मैच कर जाती हैं। मतलब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस सही होते हैं। डेबिट भी और आपका क्रेडिट भी दोनों बैलेंस सही होंगे। और गलती हो भी जाती है, त्रुटि भी हो जाती है। तो आखिर ऐसी कौन सी त्रुटि है जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच भी हो रहा है, त्रुटि भी हो गई है? कह रहे हैं कि कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर। अगर आपने गलत पोस्टिंग कर दी है या आपने कास्टिंग मतलब टोटलिंग गलत कर दिया है। क्या कर दिया है? टोटल ही गलत कर दिया है। अमाउंट ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, या अमाउंट आप लिखना भूल गए हैं ट्रायल बैलेंस में, या रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज एन एक्सपेंसेस, या आपने रिकॉर्डिंग किया है एसेट को एक्सपेंसेस की तरह, या ओमिशन ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर, या आप लेजर में कोई एंट्री लिखना भूल गए हैं। तो कौन सी गलती होगी? ये होगी आपकी आंसर सी आपका करेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप देखिए जो एसेट्स होती हैं, जो आपकी एसेट्स होती हैं वो भी, उनका भी डेबिट बैलेंस होता है। और जो आपकी एक्सपेंसेस होते हैं इनका भी डेबिट बैलेंस होता है। तो दोनों ही डेबिट में जाने हैं। चाहे अमाउंट को आप डेबिट एक्सपेंस लिख दे, चाहे आप एसेट कुछ भी नाम दे दे, लेकिन अमाउंट तो वहीं जाएगा डेबिट साइड में ही। और यहाँ पर सारा खेल अमाउंट का ही होता है कि आखिर
अमाउंट कहाँ लिखा जा रहा है। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस की सही साइड में अमाउंट सही लिखा जा रहा है तो कोई ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा? तभी पड़ेगा अगर आप अकाउंट को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ आपने पोस्टिंग एरर कर दी, गलत पोस्टिंग कर दी। डेबिट का क्रेडिट हो सकता है, क्रेडिट का डेबिट, तो गलत हो जाएगा, मैच ही नहीं करेगी साइड दोनों। या आप लिखना भूल गए ट्रायल बैलेंस में, कोई डेबिट अमाउंट था उसको आप लिखना भूल गए, या अमाउंट ओमिटेड ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, आ, या ओमिशन ऑफ एंट्री इन द लेजर, या आपने लेजर में कोई एंट्री नहीं लिखी। हो सकता था डेबिट कम हो सकता है क्रेडिट कम हो गया हो। तो सही क्या हो जाएगा आपका? सही आपका सी ही होगा, बाकी ऐसी गलती कोई नहीं है जिससे एरर यहाँ पर ये मैच ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना होता है। दूसरा, अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है तलपट। तलपट जो देता है बेस देता है किसके लिए? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। या एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। या कंपनसेटरी एरर आर ऑल्सो नोन एज द इक्वलाइजिंग एरर। तो देखिए ये भी बात सही है। जो आपकी कंपनसेटिंग एरर कौन सी एरर होती है? ऐसी एरर होती है जो एक एरर दूसरी एरर का इफेक्ट को खत्म कर देती है, तो वो होती है आपकी कंपनसेटरी एरर। तो ये भी बात सही कह रहा है यहाँ पर। इसका दूसरा नाम होता है इक्वलाइजिंग एरर। यहाँ पर कह रहा है प्रिंसिपल जो एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होती हैं ये होती हैं अगर आपने कैपिटल आइटम की एंट्री, यदि आपने कैपिटल था तो कैपिटल आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने उसको रेवेन्यू मान लिया। क्या मान लिया आपने? उसको रेवेन्यू मान लिया। तो इस तरह की जो गलती होती है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है, सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। और इसका कोई फर्क आपका, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। तो ये भी बात सही है। हमसे पूछा है सही क्या नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप क्या करते हैं? वाउचर तैयार करते हैं, उसके बाद जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप फाइनल अकाउंट्स को तैयार करते हैं। तो ये भी बात सही है। फाइनल अकाउंट को बेस कौन दे रहा है? आपका ट्रायल बैलेंस ही बेस दे रहा है। तो ये भी बात सही है। और फर्स्ट क्या है ऑप्शन? कह रहे हैं कि तलपट जो है, तलपट का उद्देश्य क्या होता है? आप क्यों बनाते हो तलपट को? पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना। ये गलत है। यहाँ पर देखो शुद्धता की तो जांच करता है लेकिन शुद्धता की नहीं, सभी तरह की शुद्धता की नहीं। यहाँ आएगा गणितीय शुद्धता की। ठीक है, अंक गणितीय शुद्धता की, अंक गणितीय शुद्धता की जांच करता है केवल। पूरी सभी गलती नहीं पता लगती इससे, लेकिन वो पता लग जाती है अगर कहीं आपने अर्थमेटिकल एरर की है, उसका पता लग जाता है। और ये कह रहे हैं सभी तरह की गलती, तो ऑप्शन आपका ए होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ आज हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेहनत वसूल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का बेस क्या होता है? अब देखिए अभी आपको मैंने सीक्वेंस दिखाई थी यहाँ पर। क्या दिखाई थी मैंने आपसे कहा था सबसे पहले वाउचर बनाएंगे ट्रांजैक्शन होने पर, जो एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन का। देन आप लेजर आप जर्नल बनाएंगे, और जर्नल बनाने के बाद आप क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे, और लेजर से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बनाते हैं आप? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को कौन आधार प्रस्तुत कर रहा है? लेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेजर ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलपट तलपट की तैयारी से मदद मिलती है। ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, इससे क्या हेल्प होगी? क्या वित्तीय स्थिति का आंकलन सही हो जाएगा? सभी प्रकार की त्रुटियों का पता चल जाएगा? अंतिम लेखा तैयार करना होगा? और या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? इससे हेल्प मिलती है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में। क्योंकि अगर तलपट बन जाता है आपका तो इससे क्या कर सकते हैं हम? फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें फिर वही वाली बात आई है कि लोकेटिंग ऑल टाइप ऑफ एरर, हर हर तरह की एरर का पता नहीं लगाता ट्रायल बैलेंस, केवल अंक गणितीय त्रुटि का पता लगाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बी को भी आंसर नहीं कह सकते। सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट मतलब ए, चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय कहलाता है। एन एक्सपेंडिचर एंटर्ड टू बेनिफिट करंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर आपको बेनिफिट करंट ईयर में ही लेना है, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। बिल्कुल सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनका लाभ करंट ईयर में ही लिया जाता है, आने वाले सालों में उनका लाभ नहीं लिया जाता। जैसे अगर बात करें यहाँ पर सैलरी, ठीक है, सैलरी है आपकी, वेजेज है। अब आप जो इस साल दे रहे हैं, जो आप वेजेस दे रहे हैं, इस साल दे रहे हैं आप वेजेस, या आप इस साल रेंट दे रहे हैं, तो इनका बेनिफिट आगे सालों में नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनका कई कई साल तक बेनिफिट मिलता है। जैसे आपने परचेज की है एसेट्स, तो इनको बोलते हैं आपके, इनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनका प्रॉफिट या इनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है, किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और रेवेन्यू नेचर वाले जो होते हैं, इनका केवल एक ईयर के लिए ही मिलता है। तो पहला तो सही बात कही है, हमें देखना है गलत क्या है। दूसरा कह रहे हैं अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप ख्याति को आप ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, आप ख्याति खरीद रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि ये भी क्या है आपकी, ये भी फिक्स एसेट होती है। और फिक्स एसेट को परचेज करने में जो भी खर्चा होता है, उसको हम कैपिटल नेचर का कहते हैं। वेजेज पेड की है आपने, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इज यूजली डेबिटेड विद द वेजेज अकाउंट। तो कह रहे हैं उसको वेजेज अकाउंट में डेबिट किया गया, तो ये गलत है यहाँ पर। देखिए, अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं और उस मशीन को आज ही खरीदी है, आज उसको अभी चालू नहीं की है, उसको चालू की कंडीशन माने लाने के लिए आप उसकी रिपेयर करा रहे हैं, तो वो भी उस मशीन अकाउंट में ही डेबिट होगा, मतलब वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस मशीन को आप बाद में 1 साल 2 साल बाद फिर रिपेयर कराओगे, वो रेवेन्यू नेचर का होगा, क्योंकि उस टाइम आप मशीन खरीदोगे नहीं। तो यहाँ पर वेजेज अकाउंट में ना लिखकर इसको कहाँ पर लिखेंगे हम? इसको हम लिख देंगे आपके, इसको लिखा जाएगा आपके मशीन अकाउंट में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर गलत क्या बोल रहा है? गलत सी को बोल रहा है, ये बात गलत कह रहा है। और इसने यही पूछा था कि बताइए गलत कथन कौन सा है? आंसर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। बात सही कह रहे हैं, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देते, ये भी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? राइट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, अगर आपने अकाउंट की रॉन्ग साइड में लिख दिया तो ये तो बिल्कुल अफेक्ट करेगी इसको। ठीक है, इससे क्या होगा? जो चीज लिखनी थी डेबिट, उसको आपने लिख दिया क्रेडिट में, तो इससे क्या होगा? क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, और यदि क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। रॉन्ग एडिशन ऑफ अकाउंट, खातों का गलत योग आपने लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर आप मान लेते हैं, यहाँ पर आप एसेट ला रहे थे, क्या ला रहे थे आप? एसेट्स ला रहे थे। और एसेट को आपने लिखना तो था डेबिट में, लेकिन आपने उसको लिख दिया क्रेडिट में, तो ये तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉन्ग एडिशन ऑफ अकाउंट, खातों का गलत योग, आपने गलत योग लगा दिया। तो इससे क्या होगा? इस पर भी बाधा डलेगी, इससे भी क्या होगा? साइड कम ज्यादा आ जाएंगी। जो आपके डेबिट साइड में कितने रुपए आने थे? मान लेते हैं डेबिट साइड में यहाँ आपके 1 लाख रुपए आने थे, लेकिन वो 1 लाख की जगह, लेकिन वो 1 लाख की जगह आपने गलत टोटल कर दिया, आप 90,000 लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? गलत टोटल गलत होने से आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। आंसर यही सही होगा, क्योंकि कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर होती है जो एक एरर दूसरी एरर भी होगी। एक एरर आज हुई है, एक एरर और होगी, वो पिछली एरर की भी गलती को जो इफेक्ट था उसको खत्म कर देती है, उसकी इफेक्ट को नलिफाई कर देती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंपनसेटिंग एरर। जैसे आपको लिखना था डेबिट में 1,000 रुपए, और आपने 1,000 रुपए की जगह आपने 500 लिख दिया, 500 कम रह गए, तो अगली बार ऐसी गलती होगी, लिखना था 1,000, आप लिख देंगे 1,500, तो वो दोनों ही बराबर हो जाएगा। इफेक्ट जो कम पड़ रहा था वो कम भी पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। मिस्टेक टू फाइंड,
द बैलेंस ऑफ अकाउंट, खातों का शेष निकालने में अगर गलती की गई है तो ये भी आपके इफेक्ट डालेगी किस पर? ट्रायल बैलेंस पर। यहाँ भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा क्योंकि एक साइड ज्यादा हो जाएगी, एक साइड कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है हाउ मैनी, ये अकाउंट्स नहीं, हाउ मैनी कॉलम्स होंगे। कॉलम्स, तो कितने कॉलम्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में? तो ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं? देखिए अभी आपने देखा था ना ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया था। पहला पर्टिकुलर होता है, दूसरा आपका एलएफ होता है और तीसरा आपका डेबिट होता है और क्रेडिट अमाउंट, दो अमाउंट के होते हैं। तो टोटल कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, दो हो गए आपके किसके? दो ये हो गए। तो सही आंसर क्या होगा आपका? आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस यूजली कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो यूजली हम आपका रिमाइंडर मेथड यूज करते हैं। कौन सा? रिमाइंडर मेथड, मतलब शेष मेथड यूज करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर मेथड अक्सर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलपट बनाकर जांच की जाती है। अगर आप तलपट बना रहे हैं तो इसमें व्यापार की तरलता की स्थिति देखते हैं? नहीं। व्यापार की वित्तीय परिणाम देखते हैं? वित्तीय परिणाम फाइनेंशियल अकाउंट दिखाएंगे। व्यापार में क्रय एवं विक्रय की राशि देखते हैं? ये भी आपका सेल अकाउंट दिखाएगा। या लेखांकन प्रविष्टि की गणितीय शुद्धता देखते हैं? तो हम देखते हैं गणितीय शुद्धता, ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से इस चीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक एसर्शन दिया हुआ है, अभिकलन दिया हुआ है ए, और दूसरा रीजन दिया हुआ है आर। आपको बताना है क्या ए सही है और आर भी सही है, और साथ में ये भी आपको चेक करना क्या आर ए के बारे में सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। तब आपको ऑप्शन देने हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले एसर्शन देखते हैं। तलपट के दोनों पक्षों का योग समान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, तभी वो बताएगा कि कोई एरर नहीं है। यहाँ पर बात सही कही गई है। दूसरा, डबल एंट्री, दूसरे में क्या कहा गया है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो रिजल्टिंग टू टू डेबिट एंड इक्वल, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का पालन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप दो पक्ष बराबर होने चाहिए। देखिए जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल आता है। तो बिल्कुल फॉलो करें, ये भी बात सही कह रहे हैं। डबल एंट्री में यही तो बात बताई जाती है। और यहाँ इसके बारे में भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि आखिर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड क्यों बराबर देखी जाती है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा है, और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है वो भी आपको बताया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एसर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा आपका बी। ये दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। तलपट के भीतर जो तलपट के अंदर अदत्त वेतन दिखाया गया है। देखिए आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब ऐसा खर्चा जो आपका हो तो गया लेकिन उसको पेड नहीं किया गया। तो ये क्या है? ये लाइबिलिटी है। और ये कहाँ पर दिखाई गई है? ये दिखाई गई है आपकी ट्रायल बैलेंस के अंदर। देखिए अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई जाती है तो ये एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाई जाती है तो ये एडजस्टमेंट होती है। और कोई भी एडजस्टमेंट है वो हमेशा दो जगह जाती है। दो जगह का कहने का मीन्स मेरा ये है कि या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएगी, या फिर वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी, और या आपकी फिर वो बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। तो ये इनको मैं कह रहा हूं कि तीन जगह है, बैलेंस शीट, पी&एल और ट्रेडिंग। तो इन तीनों में से कोई सी भी दो जगह जाती है, कोई भी आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसे आपकी एडजस्टमेंट कहते हैं। और ये वेजेस जो है यहाँ अंदर दी हुई है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप? इसकी बात करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ट्रायल अकाउंट एंड बैलेंस शीट व्यापार। तो आप आउटस्टैंडिंग को कहाँ दिखाएंगे? एक जगह दिखाएंगे। और क्योंकि ये लाइबिलिटी बन जाती है तो आप किसका कहाँ दिखाएंगे? इसको केवल
बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और वो भी लाइबिलिटी साइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? अब आपको बताना है कि तलपट पर इफेक्ट किसका नहीं पड़ेगा। 5,000 रुपए का नगद माल खरीदा है और क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट कर दिया। देखिए, चाहे आप खर्च खाता और चाहे आप खर्च खाता बनाओ, चाहे आप क्रय खाता बनाओ, चाहे तो आप एक्सपेंडिचर अकाउंट कहो, चाहे आप परचेज अकाउंट कहो, दोनों की ही बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट ही होते हैं। तो देखिए, अमाउंट कहीं भी लिखो आप अमाउंट कहीं भी लिखो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप कहीं भी दिखाओ, डेबिट में तो पैसा जाना ही है। तो डेबिट में जा रहा है, तो जिस साइड में पैसा लिखा जाना चाहिए और उसी साइड में आप लिख रहे हो ट्रायल बैलेंस में, तो उससे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। और यहाँ पर पूछा है कि ट्रायल बैलेंस को कौन सी गलती प्रभावित नहीं करेगी, तो आंसर तो यही हो गया आपका ये। आगे चेक कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन क्या दिया जाता है, बीपीएससी में ये दिया जाता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर में एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि देखिए मैंने शुरू में ये लिखा हुआ था, ये रहा। ये वाला भी होता है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जितने ये दिए हुए हैं इनमें से एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर यहाँ पर होता है, तो इसलिए हमें ये भी चेक करना होगा। एक आंसर देने से बात नहीं बनेगी, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या और तो आंसर नहीं आ रहे। आगे देखते हैं। दिसंबर में क्रय वापसी बही का योग 500 रुपए से अधिक लगाया गया, तो इसका तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्रय बही क्या होती है? आप क्रेडिट करते हैं। क्रय को तो क्रय वापसी, देखिए क्रय को तो करते हैं डेबिट और क्रय वापसी को करते हैं क्रेडिट, तो इसका तो कहाँ जाता है? क्रेडिट में ही साइड में जाता है। तो अगर आपने इसको कम लिखा है तो क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये पूछ रहे हैं ट्रायल बैलेंस पर असर किससे नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं फिर। आगे कह रहे हैं कि अगर आपने विक्रय बही का योग 2,000 रुपए के स्थान पर 2,200 रुपए आगे ले जाया गया, तो देखिए आपकी जो सेल्स बुक थी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट आपको लिखना तो था 2,000 रुपए, और आपने उसको कितना लिख दिया? 2,200 रुपए लिख दिया, मतलब 200 रुपए आपने और ज्यादा लिख दिया। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस पर असर पड़ेगा। आगे देखते हैं। नन ऑफ द अबव, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आंसर तो है, तो आप आंसर क्या होगा? केवल आपका ए होगा। ठीक है, ये मैंने सभी ऑप्शन क्यों देखे? क्योंकि यहाँ पर ये चेक करना हो जाता कि आंसर एक से ज्यादा तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलपट क्या होता है? पहले तलपट है अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्या ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, या अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है, या रिमाइंडर अकाउंट होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है ये, और डबल एंट्री का पार्ट ना हो, डबल एंट्री का ये पार्ट नहीं होता है, ना ही फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं। तलपट से प्रदर्शित निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हैं? इधर तो आप एक्सपेंसेस लिखते हैं और इधर लिखते हैं आप इनकम। इनकम में क्या लिखते हैं? सेल लिखी जाती है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। और एक्सपेंडिचर में आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप यहाँ पर लिखते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा है कि डेबिट में क्या लिखा जाता है, इनमें से कौन सा लिखेंगे आप? वेजिज, अनपेड वेजिज, तो ये तो लाइबिलिटी हो गई है, इसको आप कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेजिज एंड सैलरी, देखिए यहाँ पर कहा गया है वेजिज एंड सैलरी, और अगर होता सैलरी एंड वेजिज, तो देखिए पहला नाम देखा करो आप, ये क्या है? वेजिज एंड सैलरी, मतलब जो वेजिज है उसमें कोई ऐसा भी शामिल है वेजिज में जिसकी फिक्स सैलरी है। ठीक है, फिक्स वेजेज उसको दे रहे हैं, तो ये वेजेज जो होता है ये क्या होता है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। और देख लेते हो तो ऑप्शन नहीं है। एडवांस पेमेंट ऑफ द वेजेज, अगर आपने वेजेज का एडवांस पेमेंट कर दिया, आपने मजदूरी एडवांस में दे दी, तो वो क्या होगी? आपके लिए तो एसेट हो जाएगी, लेकिन लेने वाले के लिए लाइबिलिटी होगी। तो आपकी ये एसेट हो जाएगी, और एसेट को आप कहाँ पर दिखाते हैं? एसेट को आप ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। तो ये भी नहीं होगा यहाँ, और नन ऑफ दी तो होगा ही नहीं, तो आंसर करेक्ट क्या होगा आपका?
बी होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती मतलब त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? तो आपको बताना है यहाँ पर तलपट को कौन सा प्रभावित नहीं करेगी। 300 रुपए का नगद माल खरीदा, माल खाते के स्थान पर आपने खर्च खाता डेबिट कर दिया, पहुंच तो रहा डेबिट में ही है बैलेंस, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन आपका ए ही सही है। ठीक है, आगे देखें तो दिसंबर में ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि तलपट से ज्ञात नहीं किया जा सकता? तो तलपट में कौन सी तरह की गलतियों को नहीं देखा जा सकता? पूंजी खाते से योग प्राप्त करने की त्रुटि, एरर ऑफ द मेकिंग टोटल ऑफ द लेजर अकाउंट, टोटल की तो पता चल जाएगी, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड की भी पता चल जाएगी, ओमिशन पोस्टिंग पता चल जाएगी, एरर ऑफ बैलेंसिंग द लेजर पता चल जाएगी। कौन सी होगी? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। अगर आप कंप्लीटली भूल गए हैं, आप रिकॉर्डिंग ही करना कंप्लीटली भूल गए हैं, तो इसका असर आपके ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? एरर ऑफ मिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ फाइंडिंग बैलेंस और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आपका बी। जो प्रिंसिपल ऑफ एरर होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ एरर कौन सी होती है? सैद्धांतिक त्रुटि। मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, उनको आप रेवेन्यू नेचर का मान लेते हो। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रायल बैलेंस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदत्त किराए के लिए समायोजन की जनरल प्रविष्टि क्या होगी? अदत्त किराया मतलब आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है। क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? मतलब आपका किराए का तो टाइम तो हो गया, लेकिन आपने किराया दिया नहीं, तो ये क्या हो गया? अदत्त किराया, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। तो ये क्या बन गई? ये लाइबिलिटी बन गई। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, तो इसको हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो हो जाएगा आपका क्रेडिट। फिर डेबिट में क्या करेंगे? डेबिट में करेंगे आप रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को तो करेंगे आप डेबिट, और टू क्या करेंगे आप? टू में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी, क्योंकि पेड तो किया नहीं है। लेकिन अगर इसको पेड करते तो क्या बन जाती? तब बन जाती रेंट अकाउंट डेबिट, और टू कैश, कैश जा रहा है तो एंट्री ये बन जाती। अब यहाँ पर मैच करते हैं कि हमारी एंट्री क्या सही है। कह रहे हैं अदत्त किराया खाते को नामे, नामे मतलब डेबिट, और किराए खाते का, किराए खाते का। तो रेंट अकाउंट कह रहे हैं अदत्त किराया, यहाँ अदत्त किराया तो है नहीं, अदत्त तो क्रेडिट में, ये तो होगा नहीं। रेंट अकाउंट एडमिटेड, रेंटल अकाउंट मतलब किराया खाता नाम में, अदत्त किराए खाते का। तो किराया खाता, खाता नाम में, नामे का मतलब डेबिट। तो देखो यहाँ किराया खाता डेबिट हो रहा है। और कह रहे हैं अदत्त, अदत्त किराए खाते का। ये हिंदी में वर्जन सही दिया है, इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए था, मैं इसको आपको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपका ये सही दिखाई देगा आपका। अभी आपका बिल्कुल इंग्लिश में भी सही हो गया है। देखिए रेंटल, रेंटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग रेंटल अकाउंट ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन इज गिवन सैलरी ऑफ 2000 इन द ट्रांजेक्शन विच विल बी द डेबिटेड। अब आपने मोहन को क्या दिया है? सैलरी दी है, कितने की? 2000 रुपए की। तो आप जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए याद रखना, यहाँ पर मोहन को बेशक दी जा रही है, लेकिन आप देखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है आपका? सैलरी। अकाउंट को तो करेंगे आप यहाँ पर डेबिट, और टू कैश जा रहा है, कैश को करेंगे आप क्रेडिट। अगर कैश दिया है और बैंक से दिया है तो बैंक आ जाएगा। तो ये एंट्री बनेगी। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ मोहन भी आना है। मोहन केवल नरेशन में दिखाया जाता है, जिसमें बीइंग या फॉर लिख देते हैं। तो आप क्या लिख देंगे? सैलरी पेड। ठीक है, सैलरी पेड टू मोहन, टू मोहन ये यहाँ तो लिख सकते हैं नरेशन में, लेकिन जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट में कहीं मोहन को नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट करेंगे आप सैलरी अकाउंट को। तो सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में है आपका, क्या आपको सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ इससे, अब आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को पहचाने। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस के बिना ही आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट? नहीं। तो ये बात यहाँ पर गलत कह रहे हैं। कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं और फिनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं। बात ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है कि ए एन आर दोनों करेक्ट हैं, दूसरे में कह रहा है कि ए एन आर दोनों करेक्ट है, और तीसरे में कह रहा है बोथ ए एंड आर दोनों ही गलत हैं, और तीसरा कह रहा है कि आर तो है करेक्ट, आर तो है करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट, लेकिन इज करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी होगा कि आर तो है, देखिए यहाँ पर करेक्ट, आर करेक्ट है लेकिन ए करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुराना फर्नीचर क्रय किया गया है, उसकी मरम्मत पर 8,000 रुपए लगा दिए, व्यय कर दिए। तो कह रहे हैं डेबिट की रकम कितनी होगी, डेबिट में कितना जाएगा। तो देखिए आपने फर्नीचर खरीदा, पहली बात फर्नीचर आपने खरीदा है, तो फर्नीचर जो आप करेंगे तो आपने 8,000 रुपए का आठ कोई फर्नीचर खरीदा, कितने का फर्नीचर खरीदा, 8,000 रुपए का। ठीक है, 8,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, और उस 8,000 रुपए का नहीं खरीदा, सॉरी, फर्नीचर जो यहाँ आपने खरीदा है वो 8,000 का फर्नीचर नहीं खरीदा। ये कह रहे हैं कि आपने पुराना फर्नीचर खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 8,000 रुपए लगाए हैं, तो ये भी फर्नीचर अकाउंट में ही जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट होगा। क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे इस फर्नीचर का, तब तक उसको यूज करने की कंडीशन में ला रहे हो, तो वो सारे खर्चे इसी में ही इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि मैंने मशीन में बताया था। तो ये इसको आप कैपिटल नेचर के ही एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपको जो फर्नीचर अकाउंट है उसमें इसको डेबिट किया जाएगा, 8,000 रुपए को भी। आप रिपेयर नहीं लिखेंगे इसको, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, शुरुआती खर्चे होते हैं, उनको आप अंतिम खातों में कहाँ दिखाते हैं, तो आप दिखाते हैं उनको बैलेंस शीट में, अगर वो रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं। और बैलेंस शीट में भी कहाँ आप दिखाएंगे उसको, एसेट साइड में। ठीक है, कहाँ पर दिखाते हैं, एसेट साइड में उसको दिखाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट होगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 20,000 रुपए है, और पूर्व लाभ जो था, ठीक है, समायोजन से पहले लाभ था 3,60,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने नहीं दी वो है 20,000 रुपए, और प्रीपेड जो आपने पहले ही दे दिया, एडवांस में दे दिया, वो है 26,000 रुपए। तो पूछ रहे हैं एडजस्टमेंट के बाद बताइए नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो ये जो आपको 3,60,000 का प्रॉफिट है, ये कब का है, ये कह रहा पूर्व शुद्ध लाभ। तो कह रहे हैं समायोजन नहीं किया, अब समायोजन करो। भाई ये तो लाभ है, लेकिन आपने क्या है, अभी सैलरी भी तो देनी है, तो कम करेंगे। और आपने इंश्योरेंस दे दिया 26,000 का, ये इस साल का थोड़ी ना था। तो इस साल का तो हमें हमें जिस साल का हम पीएनडल बना रहे हैं उस साल के ही खर्चे दिखाते हैं, अगली साल के नहीं। और आपने ये अगली साल का दे दिया 26,000 इसमें, तभी तो ये प्रॉफिट कम आ रहा, वरना प्रॉफिट ज्यादा आता। तो इसको वापस ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 3,86,000 हो जाएगा। ठीक है, अब एक खर्चा जो इस साल का देना था 20,000 रुपये वेतन, ये नहीं दिया, तो इस 20,000 रुपये को माइनस कर दो। तो 20 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3,66,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट प्रॉफिट। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेब्ट। जो आपने बैड डेब्ट से जो आपको लॉस हो रहा है, उसके लिए आपने पहले से ही अमाउंट एक तरफ रख दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। प्रोविजन क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो आपने किसी फ्यूचर में होने वाली लॉस के लिए आपने पहले से ही प्रबंध कर लिया है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन होगा, ये आपका प्रोविजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस इफेक्ट्स। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करेगी, किसको प्रभावित करेगी, अगर आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं तो आप क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या बनाएंगे आप, जो भी खर्चा होगा आप क्या करेंगे, उस खर्चे को तो करेंगे आप डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू ये होगा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अकाउंट। तो ये किसको करेगी, एसेट्स को आप करेगी या एक्सपेंस को अफेक्ट डालेगी, एसेट और इनकम दोनों पर इफेक्ट डालेगी, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस पर डालेगी। तो ये क्या डालेगी, लाइबिलिटी और एसेट पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है खर्चा, तो ये एक्सपेंस को भी इफेक्ट कर रही है, एक्सपेंस का बैलेंस ज्यादा हो गया, और लाइबिलिटी भी बढ़ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइबिलिटी भी बढ़ गई, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
और आगे देखते हैं, अधिशेष इंडिकेट द, दिखाई जाने वाली मद को इंगित करता है, कहने प्रिपेयर इन द सरप्लस अकाउंट। अगर सरप्लस आ रहा है तो ये क्या दिखाता है सरप्लस? प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोवाइडेड फंड, या नन ऑफ दिस। तो इसको आप कहाँ पर दिखाएंगे? तो अगर आपका सरप्लस आ रहा है, इंडिकेट द आइटम दैट अपीयर इन द सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट में अपीयर हो रहा है, अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें। तो अधिशेष में किसको दिखाएंगे? क्या प्रपोज डिविडेंड को? देखिए सरप्लस का मतलब है यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस से, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो उसमें प्रपोज डिविडेंड को दिखाओगे, या प्रोविजन को, प्रोविजन फॉर टैक्स को दिखाओगे, या आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड को दिखाएंगे, या कोई नहीं? तो इसमें कोई नहीं, ये इनके सबको अलग दिखाया जाता है। प्रपोज डिविडेंड आपकी करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा, और आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये प्रोविजन में दिखाया जाएगा, और प्रोविजन फॉर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, इसको आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में दिखाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये आपका करंट लाइबिलिटी होगा, लेकिन रिजर्व एंड फंड में क्या दिखाते हैं आपका? इनमें कोई सा आइटम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसके शीर्ष में दिखाया जाता है। तो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? आपके शेयर था 100 रुपए का, और आप उसको इशू कर रहे हैं 110 रुपए में। तो ये 10 रुपए जो है ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्या है? ये कैपिटल, कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल रिसीट कहते हैं, मतलब इनकम कहते हैं इसको फर्म की। और कौन सी? कैपिटल वाली। तो इसको कहाँ पर दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में, इसको शो किया जाता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो आज के लिए यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। वीडियो जाने से पहले लाइक जरूर करें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। देखिए, आप जब भी इसको लाइक करेंगे, हमारा एक ही पर्पज है कि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं। और ये जो यूट्यूब है, जब आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये उन लोगों को भी दिखाना शुरू कर देगा। तो यार उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।